हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कर रहे हैं मराठास। तो अभी हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने जो रीजनल इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स जो हो गए थे, इमर्ज हुए थे, उसको कैसे कैसे हटाया। जैसे यहाँ पे राजपूत थे, फिर यहाँ पे बंगाल, फिर यहाँ पे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये सबको हटाया। ये सब अभी हमने देखा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब देखा हमने। फिर अब बारी आती है मराठास की। ठीक है, यहाँ पे मराठास दक्कन में अब मराठास रहेंगे यहाँ पे, इनकी बारी आती है। तो अब हम देखेंगे कि मराठास को कैसे हटाएंगे, मराठा से कैसे सब्सिडरी अलायंस, सबसे लास्ट में क्या उनका मोटिव होता है, सब्सिडरी अलायंस साइन करवाना, और फिर वो मराठास से कैसे सब्सिडरी अलायंस साइन करवाएंगे। एट द एंड वो सबसे सब्सिडरी अलायंस साइन करवा रहे थे। अभी मैसूर से भी करवाया, फिर अवध से भी करवाया, अवध से 1801 में करवाया ऐसे। तो अभी हम देखेंगे मराठास में। ठीक है, तो मराठा एम्पायर के जो फाउंडर हैं, कौन इसको फाउंड करा, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो अभी प्रेजेंट में छत्रपति शिवाजी नहीं, अभी इनको सिर्फ शिवाजी कहेंगे। छत्रपति का टाइटल इनको बाद में मिलेगा, तो वहाँ हम देखेंगे। शिवाजी 1674 से लेकर 80 तक रहेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ, सिवनेरी फोर्ट में 1627 में। 1627 में इनका जन्म हुआ सिवनेरी के किले में। इनके फादर का नाम है साजी भोंसले और इनकी मदर का नाम है जीजाबाई। और थोड़ा सा याद रखना, इनके मदर फादर का नाम थोड़ा सा याद रखना। इनके रिलीजियस टीचर का नाम है समर्थ रामदास। समर्थ रामदास। और प्राइमरी एजुकेशन इनको किसने दिया, दादा कौंडा देव ने। ठीक है, इसको फादर मदर तो याद होगा नाम, बुक्स वगैरह में इतनी स्टोरीज पढ़ते हो छत्रपति शिवाजी महाराज का। रिलीजियस टीचर कैसे कर सकते हो, रिलीजियस रामदास, रिलीजियस राम से कर सकते हो, राम भगवान, इनको ऐसा डायरेक्ट आकर पढ़ाई से कुछ रिलेट कर सकते हो, है ना। और प्राइमरी एजुकेशन कर दो दादा से। बचपन में कोई भी पढ़ाई कौन करता है, बचपन में कौन पढ़ाता है, मम्मी पापा पढ़ाते हैं। बचपन में कौन, दादा दादी घर के पढ़ाते हैं। तो ऐसे कर लो, प्राइमरी एजुकेशन को इनके दादाजी ने दिया ऐसे करके। ठीक है, चलो। किल्ड अफजल खान। छत्रपति शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया। अफजल खान कौन था, सुल्तान ऑफ बीजापुर का जो सुल्तान है उसका आर्मी चीफ था। देखो यहाँ पे मराठास है। ठीक है, अब ये सबको रेड कर रहे हैं। इनका काम ही यही था, इनका मोटिव यही था कि हमको रेड करना है, हमको हर जगह प्लंडर करना है। इनका कोई मोटिव नहीं था कि जाकर रूल करना है, ऐसा किसी टेरिटरी को जीत के उसको अपने अंडर रखना है, उस पर रूल करना है। इनको रूल नहीं करना था, इनको अपना इतना ही टेरिटरी इनको प्यारा था, इनको इतना ही रखना था। लेकिन दूसरे टेरिटरीज में जाकर, दूसरे एरियाज में जाकर, दूसरे किंगडम में जाके इनको रेड करना था। ये रेड करते थे मराठास। ठीक है, तो जब छत्रपति शिवाजी ऐसे रेड करने लगे, बहुत पावरफुल बन गए, तो फिर जो सुल्तान था बीजापुर का, जो उसने एक अपनी आर्मी चीफ जिसका नाम है अफजल खान। और बीजापुर पे किसका किंगडम था, बीजापुर में किसका किंगडम था, बीजापुर में आदिल शाह किंगडम था। तो आदिल शाह ने भेजा अपने आर्मी चीफ अफजल खान को कि भाई जाओ देखो और जाके थोड़ा सा शिवाजी को थोड़ा सा कंट्रोल में करो, ये बहुत ज़्यादा ऐसा रेड वेड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इनके पावर को थोड़ा सा कंट्रोल करो, चाहो तुम। ठीक है, अब ये भेजते हैं आदिल शाह अफजल खान को भेजते हैं। अफजल खान गया। ठीक है, पहले तो अफजल खान और शिवाजी के बीच में बहुत बैटल्स हुई। फिर लास्ट में जब अफजल खान को लगा कि अब तो हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, और ये काफ़ी हद तक ये जीतने के कगार पे हैं शिवाजी, और अफजल खान को ऐसा लगने लगा कि अब तो मैं हारने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इसने अपने 60 वाइफ्स इसकी थी, 60 वाइफ्स थी इसकी, सबको मार दिया। क्यों मार दिया कि देखो, पहले हमने क्या कहा था कि मुगल्स में एक प्रैक्टिस एक चीज़ किया था जिसमें हरम था, कि इसमें किसी भी टेरिटरी के ऐसे हरा देते थे, और फिर वहाँ की जो भी वुमेन होती थी या फिर वहाँ की जो भी रानियाँ होती थी, सबको लाके अपने हरम में डाल देते थे। सब पता है। तो अफजल खान को ऐसा लगा कि कहीं अब तो मैं हारने वाला हूँ, मराठास तो अब जीत जाएंगे, शिवाजी तो अब जीत जाएंगे, कहीं ये मेरे 60 बीबीएस को लेके चले नहीं जाए। ठीक है, और लेकिन ऐसा मराठास में ऐसा कोई ये प्रैक्टिस नहीं किया जाता, ऐसा कुछ था नहीं सिस्टम। लेकिन फिर भी इसको लगा कि शायद हमारे यहाँ होता है तो इनके यहाँ भी होता होगा। तो सबसे पहले इसने अपने 60 बीबीएस को मारा, अपनी वाइफ को मारा। ठीक है, उसके बाद बुलाता है शिवाजी को कि एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पे कि आइए हम आपके साथ थोड़ा सा वार्तालाप करना चाहते हैं। ठीक है, और कॉन्स्पिरेसी में क्या था कि शिवाजी को बुलाएगा और उनको ऐसे गले लगाएगा और पीछे से स्टैप कर देगा उनको। एक कॉन्स्पिरेसी थी अफजल खान का, और शिवाजी को इस चीज़ पता था कि कुछ ना कुछ तो ये करने वाला है। ठीक है, इस पे भरोसे के लायक नहीं किया सकता। तो फिर उन्होंने अपना पहले से ही बॉडी आर्मर उन्होंने पहन लिया था,
ताकि कुछ अगर वो स्टैप करे पीछे से तो उनको वो बच जाए। ठीक है, गए वो अंदर गए, अफजल खान उनको ऐसा गले लगाया और स्टैप किया। स्टैप जैसे किया, बॉडी आर्मर तो पहन रखे थे शिवाजी, वो कुछ हुआ नहीं। और शिवाजी को अब मिल गया मौका कि भाई अब तुम गद्दारी करे हुए तो हम तुमको मारेंगे ना अभी ऐसा। तो फिर अपना वाघ नाग निकाले, वाघ नाग की, ये वाघ नाग है, इसको बोलते वाघ नाग, ये वाघ नाग, वाघ नाग निकाले और फिर मार दिए अफजल खान को। ठीक है, और वैसे देखोगे ऐसे पिक्चर्स वगैरह में तो अफजल खान शिवाजी के कंपेयर में बहुत बड़ा था, ऐसे उसका फिजिकल जो भी था बहुत बड़ा था, लंबा चौड़ा एकदम। और हाँ, यही जो बैटल होती है इसी को बोलते हैं, अफजल खान के साथ जो बैटल हुई इसी को बोलते हैं बैटल ऑफ प्रतापगढ़, जो कि 1659 में हुई थी। और ये इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ इंपॉर्टेंट है 1659 में। और इसको अच्छा याद कैसे कर सकते हैं, इसको याद ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी प्रताप मतलब ये कुछ भी प्रताप नहीं हुआ, ऐसे एग्जाम में रिजल्ट प्रताप नहीं हुआ है, फिर कुछ भी ऐसा प्रताप नहीं हुआ। पता है कुछ भी चीज़ें, हर चीज़ लाइफ में प्रताप नहीं होती है, तो ऐसे ना कर लो, प्रताप नहीं हुआ तो ना। ठीक है, अब उन्होंने डिफीटेड किया किसको, शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान कौन था, डक्कन रूलर था जो कि औरंगजेब के अंडर था। औरंगजेब भेजेगा, देखो 1663 की बात है, तो इस वक्त औरंगजेब की तरह नॉर्थ में 23 साल उधर रहता है, उसके बाद तो वो साउथ में आता है, फिर साउथ में आता है, फिर साउथ में ही रह जाता है वो, फिर जाता ही नहीं है। और आता भी नीलों की वजह से कि संभाजी को हराएंगे, फिर वो हरा नहीं पाता कभी, फिर वो जाता नहीं है, और फिर इसकी यहीं डेथ भी हो जाती है साउथ में। फिर यही वजह भी बनता है कि मुगल जो पूरा एम्पायर होता है वो गिर जाता है, यही वजह बनता है। ठीक है, तो वो डक्कन रूलर उसको भेजता है, औरंगजेब कि जाओ अब तुम थोड़ा सा जाकर कंट्रोल करो, अफजल खान तो ख़त्म हो गया, अब उसका तो कहानी ख़त्म, तुम थोड़ा सा जाकर कंट्रोल करो, बहुत ज़्यादा ऐसे सबको ऐसे लूट पाट कर रहे हैं, बहुत रेड कर रहे हैं, कहीं पावरफुल ना हो जाए तो कंट्रोल कर जाके। शाइस्ता खान गया, शाइस्ता खान को भी हरा देते हैं शिवाजी 1663 में। और हरा देते मीन्स मारते नहीं। शाइस्ता खान था कौन, शाइस्ता खान औरंगजेब का चाचा था, अपने चाचा को ही बटा कर रखा था डक्कन में, खुद ऊपर में था, खुद नॉर्थ में था, और डक्कन में बोल दिया था चाचा जी को, चाहिए चाचा जी आप जाके डक्कन में रहिए, साउथ में रहिए, और यहाँ पे बीजापुर ये सब एरिया को ये तो जीत ही चुके था औरंगजेब, तो ये वाला बस मराठा वाला एरिया बच गया था, तो यहाँ पे आप कंट्रोल कीजिए। ठीक है, इसको भी हरा देते हैं शिवाजी, शाइस्ता खान को भी हरा देते हैं 1663 में। मारते नहीं है, ऐसा है कि उंगली काट देते हैं, फिर पता नहीं वो अपनी मर्जी से, ऐसा उनका इंटेंशन होता है सिर्फ उंगली काट के छोड़ देना, या फिर पता नहीं वो बच ही जाता है, जो भी वजह हो, शाइस्ता खान मरता नहीं है। अब औरंगजेब को समझ में आता है कि बहुत पावरफुल है भाई, इसको हराना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब ये कॉन्स्पिरेसी करेगा, क्या कॉन्स्पिरेसी करेगा अभी हम आगे देखेंगे, और पहले भी हमने इस चीज़ को बता रखा है क्या कॉन्स्पिरेसी किया था औरंगजेब ने। अब उसके बाद 1663 में शाइस्ता खान को हराया, उन्होंने फिर प्लंडर किया सूरत को 1664 में। ये बहुत, इसको इसलिए याद रखना क्योंकि सूरत को जो प्लंडर किए थे बहुत हैवी लेवल पे किया था, शिवाजी ने हैवी लेवल पे इसको किया था प्लंडर, इसीलिए प्लंडर किया सूरत को 1664 में, और उसके बाद अहमदनगर को प्लंडर किया। फिर राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर याद करो, अम्बेर, हरकाबाई, अकबर की जो बेगम थी हरकाबाई, जो उनसे शादी हुई थी, तो वहीं का अम्बेर राजा जयसिंह, उनको अपॉइंटेड किया गया बाय औरंगजेब टू पुट डाउन शिवाजी। अब औरंगजेब ने राजा जयसिंह को भेजा, राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर को, उनको अपॉइंट ही इसलिए किया गया कि तुम जाओ शिवाजी को कुछ भी करो, उनको कंट्रोल करो। ठीक है, उनके ये पावर जो बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करो, कुछ भी करो तुम, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। फिर जयसिंह एक चाल चलता है, क्या करता है, ट्रीटी बोलेगा शिवाजी को कि आइए हमको आपके साथ ट्रीटी साइन करना है, एकदम पीसफुल ट्रीटी आ जाए, आइए कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं, ट्रीटी साइन करना है। शिवाजी जाते हैं, जयसिंह और शिवाजी के बीच में ट्रीटी साइन होगी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये सब हमने पहले बता रखा है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होगी जो कि 1665 में साइन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रीटी है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब साइन होगी। और एक और ट्रीटी ऑफ पुरंदर हम पढ़ेंगे जो कि हम अभी मराठास में आगे जब जाएंगे, पेशवास जब आएंगे, तो वहाँ पे एक और ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है, तो वो अलग है। ठीक है, ये अलग है। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होगी 1665 में। इसमें क्या किया गया, शिवाजी को, ये अभी तो बताया कि इसमें कॉन्स्पिरेसी थी, तो ट्रीटी तो बस एक बहाना था, वजह क्या था, रीज़न क्या था कि शिवाजी को क्या करना है, कैद करना है। तो शिवाजी को सीडेड सम फोर्ट्स, हाँ इस ट्रीटी में क्या था कि शिवाजी को 23 फोर्ट्स उनको गंवाने पड़ गए, मुगल्स को देने पड़ गए 23 फोर्ट्स,
और शिवाजी ने सोचा कि दे ही देने में भलाई है, क्योंकि अगर नहीं दिया तो मेरे जो लोग हैं उस पर आफत आ सकती है, तो दे ही देने में भलाई है। तो शिवाजी ने 23 फोर्ट्स अपने मुगल्स को दे दिए थे। ठीक है, और इसमें तो बताया फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद क्या होता है कि इनको ऐसा ये अपने अकेले नहीं जाते, शिवाजी अपने बेटे शांबाजी के साथ जाते हैं और दोनों को ऐसा बंदी बना लिया जाता है। फिर काफ़ी टाइम बाद फिर से फलों की टोकरी जा रही होती है। फिर बहुत स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रिक्ट वो रहता है, सब कुछ जांच पड़ताल बहुत होता है, लेकिन धीरे धीरे जब शिवाजी को लगता है कि अच्छा अब जाँच कम हो रही है, कम जाँच किया जा रहा है, उतना टोकरी खोल के देखा नहीं जा रहा है, तो फिर एक दिन वो ऐसे निकल लेते हैं, औरंगजेब को पता भी नहीं चलता और फिर वो निकल लेते हैं। ये सब चीज़ें तो हमने पहले बता रखी है। ठीक है, तो ये हो गई। शिवाजी एंड हिज सन को इम्प्रिजन कर लिया गया था लेटर, और बाद में उन्होंने फिर जयपुर भवन जो कि आगरा में, वहाँ से वो दोनों निकल गए थे। दे बोथ फ्लेड। ओके, अब शिवाजी निकल गए, अब वापस आएंगे भाई अपने घर। अब जब वापस आए तो इनका कोरोनेशन हुआ। अब इनका कोरोनेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? रायगढ़ फोर्ट में। और रायगढ़ फोर्ट में इनका कोरोनेशन होता है और रायगढ़ ही इनका कैपिटल फिर बन जाता है। ये अपना कैपिटल भी रायगढ़ ही बना लेते हैं। ठीक है, और फिर अज्यूम करते हैं द टाइटल ऑफ कोरोनेशन होता है। तब कोरोनेशन के बाद इनको ये टाइटल मिलता है छत्रपति का। अभी इनको शिवाजी सिर्फ बोला जाता था, कोरोनेशन के बाद इनको टाइटल मिलता है छत्रपति का। और ये एक और टाइटल लेते हैं हैंदव धर्मोधरक। हैंदव धर्मोधरक का टाइटल लेते हैं, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, ये दोनों टाइटल्स फिर ये लेते हैं कोरोनेशन के बाद। कोरोनेशन कब होता है? 1674 में। ये भी डेट थोड़ा याद रखना है कि कोरोनेशन कब हो रहा है, 1674 में। ओके, अब शिवाजी वॉज हेल्प्ड बाय अष्टप्रधान। देखो अभी तक हमने अकबर में देखा 9 रत्न थे, फिर KDR कृष्णदेव राय में भी देखा कि उसमें अष्ट दिग्गज थे, ऐसे देखा। फिर चंद्रगुप्त 2 में भी हमने देखा था कि उसमें भी 9 रत्न थे। तो वैसे ही शिवाजी में भी अष्टप्रधान थे, मतलब 8 मिनिस्टर्स थे जो इनके बहुत क्लोज थे, इनको हर चीज़ में एडवाइस करते थे, इनको पूरा गवर्न करने में हेल्प करते थे। तो शिवाजी वॉज हेल्प्ड बाय अष्टप्रधान। तो इसे याद रखना कि शिवाजी के टाइम पे क्या था? अष्टप्रधान था। 9 रत्न था, क्या था? तो अष्टप्रधान था। 8 मिनिस्टर्स थे, उसको बोलेंगे अष्टप्रधान। ठीक है, अब रेवेन्यू कैसे? रेवेन्यू क्या क्या था इनका? एक तो चौट था, एक सरदेशमुखी था। ये लोग लूटपाट क्यों करते थे? देखो मेनली ये लोग, इनको प्लंडरिंग करना था। तो लोग सबसे पहले क्या बोलते? देखो या तो अपनी मर्जी से तुम ये दोनों रेवेन्यू दे दो, ये तो चौट जो कि 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू है, और एक सरदेशमुखी जो कि 1/10 ऑफ द लैंड रेवेन्यू है। ये दोनों अपनी मर्जी से दे दो। दे दोगे रेड नहीं करेंगे, नहीं दोगे हम अपने से हम रेड करके लूटपाट करके हम तुमसे वसूली कर लेंगे। ठीक है, तो जो दे देते थे उनसे पे रेड नहीं करते थे, जो नहीं देते थे उन पर वसूली करते थे ये दोनों भाई, अब रेड मार के। तो ये था इनका। ठीक है, चलो, तो ये दोनों चीज़ रेवेन्यू याद रखना कि शिवाजी ने कौन सा रेवेन्यू लागू किया था। एक चौथ था, एक सरदेशमुखी था, जो कि चौथ की था। चौथ का मतलब 1/4 ही होता है। चौथ का मतलब ही चौथ 1/4। ठीक है, 25%, और सरदेशमुखी 1/10। शिवाजी ने फाउंड किया फर्स्ट नेवी ऑफ इंडिया, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन नेवी। इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी बोला जाता है, और क्योंकि इन्होंने फर्स्ट नेवी ऑफ इंडिया फाउंड किया था। 1680 में इनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग कर्नाटका मिशन। ये कर्नाटका मिशन पे होता है, कर्नाटका में ऐसे रेड प्लंडरिंग का ये मिशन है। तो फिर उनकी डेथ हो जाती है 1680 में। अब इनके बेटे आएंगे जो कि हैं संभाजी। शिवाजी और संभाजी दोनों कैप्चर हुए थे ना, तो वही संभाजी। अब इनके बेटे आएंगे जो कि संभाजी हैं, और 1680 से लेके 1689 तक रहेंगे संभाजी महाराज, जिस पे अभी मूवी भी आ रही है छावा। ये कौन थे? एल्डर सन थे शिवाजी के, सबसे बड़े बेटे थे फ्रॉम साई बाई से। डिफीटेड किया राजा राम को, जो कि यंगर सन है शिवाजी के, इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। वॉर ऑफ सक्सेशन में राजा राम को हराया संभाजी ने, और फिर ये अगले महाराज बने, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज। देखो शिवाजी के 2 सन थे, एक संभाजी, एक राजा राम। एक इनकी वाइफ थी साई बाई, एक इनकी वाइफ थी साई बाई जिनसे संभाजी होते हैं। दूसरी शिवाजी की वाइफ थी सोयरा, जिनसे राजा राम होते हैं। ठीक है, तो संभाजी इसमें बड़े हैं, राजा राम इसमें छोटे हैं। फिर अगले रूलर कौन बनेंगे? संभाजी बनते हैं, अभी संभाजी बनेंगे। ठीक है, और दोनों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, दोनों भाई हैं तो वॉर ऑफ सक्सेशन होगा, दोनों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, संभाजी जीत के राजा राम हार गए। फिर अब संभाजी की डेथ होगी, औरंगजेब इनको बहुत ग्रेशम डेथ देता है इनको, वो हम अभी देखेंगे। संभाजी की जब डेथ होगी तो
औरंगजेब इनको जो मार देता है, तो इनके जो बेटे हैं, संभाजी के बेटे हैं साहू जी, इनको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, इनको कैप्चर कर लेता है, तो अगला रूलर कौन बनेगा भाई? अगला रूलर राजा राम बनेंगे। तो इनको, क्योंकि इनके बेटे को तो कैप्चर कर लिया, तो अगला रूलर संभाजी के बाद अगला रूलर बनते हैं राजा राम। राजा राम ऐसे इन शॉर्ट अभी बता रहे हैं, फिर से ऊपर से भी हम देखते आ रहेंगे। तो राजा राम अगला रूलर बनते हैं। अब राजा राम के भी कुछ टाइम बाद एक नेचुरल डेथ होती है इनकी, राजा राम की भी, तो इनकी भी नेचुरल डेथ हो जाती है। अब इनकी जो वाइफ होती है, राजा राम की वाइफ होती है ताराबाई, अब वो बनेगी अगला रूलर। राजा राम की वाइफ ताराबाई बनेगी अगला रूलर। ठीक है, और अगला रूलर वैसे थॉर्न पे रहेंगे शिवाजी टू, राजा राम के जो बेटे हैं, राजा राम के बेटे शिवाजी टू और संभाजी के बेटे साहू जी, थॉर्न पे रहेंगे शिवाजी टू, लेकिन अभी बहुत छोटे हैं, तो ये तो पता ही है कि बहुत छोटे होते हैं, तो इनके ये बस थॉर्न पे रहते हैं, फिर कोई और इनके बदले पे रूल करता है। तो ये बस थॉर्न पे बैठेंगे, रूल कौन करेंगे इनके बदले में? ताराबाई, जो कि इनकी मदर होंगी। ठीक है, साहू जी फिर छूटते हैं। औरंगजेब की जब डेथ होती है, साहू जी को फिर बहादुर शाह जो होता है वो उनको छोड़ देता है। फिर ये अब आएंगे वापस, अब इनके बीच में अब लड़ाई होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ आए हैं तो अब इनको बनना है रूलर, तो अब ये दोनों के बीच में लड़ाई होगी, साहू जी और शिवाजी टू के बीच में। साहू जी शिवाजी टू मीन्स साहू जी ताराबाई, सेम ही बात है। साहू जी शिवाजी टू के बीच में लड़ाई हो रही है, मीन्स साहू जी और ताराबाई के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि पूरा चीज़ तो ये कर रही है ना, ये तो सिर्फ सामने बैठे हैं, तो छोटे बच्चे हैं। ओके, अब यहीं तक, उसके बाद अभी हम आगे देखेंगे। तो एल्डर सन थे शिवाजी के संभाजी फ्रॉम साइबा, ये सब चीज़ तो पता होगी। डिफीटेड किया राजा राम को, जो कि यंगर सन थे, शिवाजी के छोटे बेटे थे, इन द वार ऑफ सक्सेशन में। प्रोवाइडर प्रोटेक्शन, हाँ संभाजी को मारता कि औरंगजेब, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन दे रखी थी अकबर टू को शरण दे रखी थी। अकबर टू कौन है? रिबिलियस सन है, औरंगजेब का बेटा है अकबर टू, उसको उन्होंने प्रोटेक्शन दे रखी थी, शरण दे रखी थी। कब दिया था? 1681 में शरण दिया था। और फिर जब शरण दिया, फिर औरंगजेब फिर इनको मारेगा, तो गिव संभाजी को ग्रुशम डेथ दिया था 1689 में। बहुत ही ग्रुशम, मूवीज़ में भी दिखाया है ऐसे कि पूरा उनका आँख वाँख ऐसे निकाल देता है, नेल्स उनके पूरा नाखून निकाल देता है, बहुत ज़्यादा एकदम ग्रुशम वाला डेथ देता है। पहली रीज़न तो ये कि इनके बेटे को शरण दिया, दूसरी रीज़न कि मराठास के अंदर एक डर पैदा करना था औरंगजेब को कि अब तो शिवाजी है नहीं, तो इसके बाद अगर अगला कोई रूलर इतना पावरफुल ना हो, एक डर पैदा करना था, ये भी दिखाना था, इसलिए इतना ग्रुशम दे दिया, ताकि और भी जो इसके बाद जो रूलर्स अगर आए तो उसके अंदर एक डर रहे औरंगजेब के प्रति। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब अगला रूलर अभी बताया, संभाजी के बाद अगला रूलर कौन बनेंगे? राजा राम, क्योंकि इस संभाजी को मारने के बाद साहू जी को कैप्चर कर लेता है औरंगजेब। अगला रूलर बनेंगे राजा राम, जो कि 1689 से लेकर 1700 तक रहेंगे, जो कि सन है शिवाजी के फ्रॉम सोयराबा से। 2 वाइफ थी शिवाजी के, एक साईबाई और एक सोयराबाई। न्यू पोस्ट, यहाँ पे नया पोस्ट क्रिएट किया जाता है। राजा राम ने एक नया पोस्ट क्रिएट किया जिसको बोलते हैं प्रतिनिधि। अब अष्टदिग्गज थे, अब एक नया पोस्ट प्रतिनिधि हो गया, तो टोटल 9 हो गया। पहले 8 मेंबर्स थे, अब टोटल 9 मेंबर्स हो गए। ठीक है, टोटल मिनिस्टर्स कितने हो गए? अब 9 हो गए। इनके बारे में कुछ खास पढ़ना नहीं है, बस इतना ही पढ़े। इनकी डेथ होती है 17 में, जो कि एक नेचुरल डेथ होती है। ओके, अब इनकी जो वाइफ है राजा राम के, वो बनेगी अगला रूलर ताराबाई। रूलर ये बनती, मतलब ये सारा कुछ रूल ये कर रही है, लेकिन शिवाजी टू जो है वो थॉर्न पे वो बैठे हैं। ओके, जो कि कौन है? वाइफ ऑफ राजा राम। 1700 से लेकर 1707 तक ही रहेंगी। इनके बारे में बस इतना ही पढ़ना। अब 1707 में देखो कौन सा टाइम है? औरंगजेब की डेथ का टाइम। औरंगजेब टपक गया, अब साहू जी को रिलीज़ किया जाएगा। कौन रिलीज़ करता है? बहादुर शाह रिलीज़ कर दिया साहू जी को। रिलीज आफ्टर औरंगजेब डेथ बाय बहादुर शाह, साहू जी को रिलीज़ कर दिया गया। अब साहू जी को रिलीज़ करने के बाद अब ये जाएंगे वापस, ताराबाई और इनके बीच में बैटल होगी, या फिर शिवाजी और इनके बीच में बैटल होगी, शिवाजी टू और इनके बीच में बैटल होगी, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ खेड़ा। बैटल ऑफ खेड़ा बोलते हैं। और जो कब हुआ था? 1707 में हुआ था। ठीक है, और बैटल ऑफ खेड़ा में ताराबाई हार जाएंगे, साहू जी अगला रूलर बनते हैं। डिफीटेड किया ताराबाई को इन द बैटल ऑफ खेड़ा में, जो कि 1707 में होता है। और इन्होंने पेशवा को हेरिडिटरी बना दिया। पेशवा पीएम को कह सकते, पेशवा पीएम जो पद पे होंगे तो उनको हेरिडिटरी बना दिया। देखो साहू जी कैसे कोई बेटे अब रहे नहीं, बेटे रहेंगे नहीं, तो अब यहाँ से अगला रूल कौन करेगा, अगला कौन देखेगा अभी? तो इन्होंने पेशवास को ऐसे पावर दे दिया कि अब वही ऐसे रूल करें। ओके, तो इन्होंने पेशवास को हेरिडिटरी भी बना दिया।
तो उसके बाद बालाजी विश्वनाथ जो होते हैं फर्स्ट पेशवा बनते हैं, पेशवा पीएम, जो 1713 से लेकर 1720 तक रहेंगे। और इन्होंने अपने करियर स्टार्ट किया था स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल्स के रूप में स्टार्ट किया था, और उनको टाइटल दिया गया था सेना कार्टे का, जो कि होता है मेकर ऑफ द आर्मी। मेकर ऑफ द आर्मी होता है टाइटल, इनका मतलब सेना काटे का मतलब। 1713 में इनको पेशवा बना दिया जाता है, ये पेशवा बन जाते हैं बालाजी विश्वनाथ। हाँ, इन्होंने हेल्प किया था सैयद ब्रदर्स को अगेंस्ट फर्रुख सियार। फर्रुख सियार कौन? वही जो ब्रिटिशर्स को फरमान दिया था। और बंदा बहादुर, जो कि हम सिख में पढ़ते आ रहे थे, बंदा बहादुर को भी इसने मारा था, एफ बी करके हमने याद करवाया था। फिर सैयद ब्रदर्स कौन है? जो कि लेटर मुगल्स हम देखे सबका विकेट गिराए थे, ऐसे दो ब्रदर्स को इसने मारा था। दो भाई थे, नोबेल थे, किंग मेकर अपने आप को कहते थे सैयद ब्रदर्स। तो वही सैयद ब्रदर्स, उसको हेल्प किया था। फर्रुख सियार को भी इसने मारा था। फर्रुख सियार को रूलर भी सैयद ब्रदर्स ने बनाया और मार भी दिया था सैयद ब्रदर्स ने, ठीक है, मराठास की हेल्प से। तो मराठास वही पेशवा की हेल्प से, जो कि बालाजी विश्वनाथ है उनके हेल्प से। अब आएंगे इनके बाद बाजीराव वन आएंगे, ठीक है, 1720 से 1740। और ये ग्रेटेस्ट पेशवा है। ग्रेटेस्ट देखो, इनके टाइम पे बाजीराव वन के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा टेरिटरी इन्हीं के टाइम पे, सबसे ज़्यादा लूट भी इन्होंने मारी है, सबसे ज़्यादा टेरिटरी भी इन्हीं के टाइम पे इनके अंडर आई है। और वैसे तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में उतना कम पढ़ते हैं, क्योंकि लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज से ज़्यादा इन्होंने रेड मारी है। लेकिन फिर भी हम उनके बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो फाउंडर थे, वो उन्होंने फाउंडेशन रखी थी मराठास एम्पायर की, ठीक है। तो ये एल्डेस्ट सन थे बालाजी विश्वनाथ के, अभी जो ऊपर देखा हमने, उसके सबसे बड़े बेटे थे। ये ग्रेटेस्ट रूलर थे। इन्होंने डिफीट किया था फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो कि असफजा है। असफजा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, असफजा, ये सब हमने देख रखा है हैदराबाद में, हमने जब पढ़ा था तो इन्होंने डिफीट किया था फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद असफजा को 1728 में बैटल ऑफ पालखेड़ा सो कहते हैं 1728 में। और फिर उससे ट्रेटी साइन करवाया, ट्रेटी ऑफ दोराहा सराय। हाँ, तो ये क्या है? ये बाजीराव मस्तानी जो मूवी है, यही बाजीराव वन के ऊपर ही मूवी है। ये जो रणवीर का रोल करते हैं वो बाजीराव वन है, बाजीराव वन यही है। और ये मस्तानी कौन है? तो यहाँ पे बुंदेल वाले रीजन में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, छत्रसाल डायनेस्टी हुआ करती थी, और वहीं की प्रिंसेस है ये मस्तानी। इनकी जो मदर होती हैं वो मुस्लिम होती है, उनके फादर ऑब्वियस सी बात है हिंदू होते हैं, हिंदू राजा होते हैं वो, और उनकी मदर मुस्लिम होती है। तो उन्हीं की प्रिंसेस है ये मस्तानी, जो कि बाजीराव मस्तानी। पूरा ये मूवीज इन दोनों के ऊपर बनी है। और फिर बाजीराव वन फिर 1737 में रेड किया, दिल्ली को भी रेड किया इन्होंने। और ड्यूरिंग दिस टाइम वेरियस मराठास कॉन्फेडरेसीज केम इनटू प्रोमिनेंस। अब इन्होंने दिल्ली को रेड किया 1737 में। अब यहाँ से मराठास कॉन्फेडरेसीज स्टार्ट हो जाएगी। देखो 1674 से लेके 1720 तक मराठा पूरा कंसोलिडेट रहा। उसके बाद 1720 से हम देखेंगे 1818 तक, अब यहाँ तो मराठास खत्म हो गया 1880 में, तो यहाँ से 1720 से मराठा सब डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गए। और ऐसा कहा जाएगा कि बाजीराव वन ही तरीके से इन्होंने ही लेड द सीड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मराठास, इन्होंने ही सीड लीड किया। तो अब यहाँ से देखेंगे कैसे इन्होंने किया। देखो मराठास को इन्होंने अलग अलग एरिया में डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ देखेंगे नागपुर में इन्होंने भोसले को बैठा दिया, फिर इंदौर में होलकर को बैठा दिया, फिर ग्वालियर में स्किंदिया को बैठा दिया, फिर खुद पेशवास का डोमिनेंस जो था वो पूना में था। जैसे देखो अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे कैपिटल क्या था? कैपिटल रायगढ़ था। लेकिन जब पेशवा का डोमिनियंस आता है, जब पेशवा सिप आ जाता है, तो ये अपना कैपिटल पूना को बना देते हैं। और पूरा जो पेशवा सिप है, पूरा जो डोमिनियंस है, सबसे ज़्यादा ऐसा कह सकते हो कैपिटल पूना बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ौदा में गायकवाड़ को बैठा दिया। तो यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने बाजीराव वन जो है उन्होंने एक तरीके से सीड एक लीड किया, जिससे मराठा एम्पायर अब जो होगी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। और पता ही है इसके बाद अब ब्रिटिशर्स आएंगे, इनका काम ही है फूट डालो सब कुछ। अभी डिसइंटीग्रेट हो गए, फूट डालेंगे, सबको तोड़ देंगे, फिर सबको अलग अलग करके फिर सबसे सब्सिडी अलायंस साइन करवा के सबको फिर अपने अंडर कर लेंगे। इनका वही काम होता है। तो इन्होंने ऐसा डिसइंटीग्रेट ऐसा किया था, इसलिए वजह से किया था ताकि देखो तुम अपना अलग रहो, हम अपना अलग रहते हैं, ऐसे अलग अलग रहते हैं, और तुम अपना इधर रेड करना, हम अपना इधर रेड करेंगे, तुम इधर रेड करना,
तुम इधर रेड करना, इधर रेड करना। रेड करने की वजह से कि ऐसे से अपना अलग अलग जगह पे हो जाएंगे तो रेड करने में आसानी होगी, ठीक है। तो तुम अपना इधर रेड करना है, तुम इधर रेड करना, तुम इधर रेड करना। रेड करने की वजह से इन्होंने अलग अलग बना दिया, नागपुर में भोसले को बैठा दिया, ऐसा करके इन्होंने अलग अलग। तो इस तरह से कहोगे कि आगे जाके अब ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, आगे जाके टूट जाएगा ये, ओके। और एक टाइम पे ऐसा है कि इन्होंने दिल्ली पे भी इन्होंने अपना जीत लिया था, दिल्ली को भी इन्होंने अपना कंकड़ कर लिया था, अलग कर लिया था। लेकिन ये वहाँ पे बैठते नहीं, थॉर्न पे इनके पास ऑप्शन होती है बैठने की, लेकिन ये बैठते नहीं है क्योंकि उनको पता है दिल्ली पे बैठे इधर से नादिर शाह का अटैक हो ही रहा है, इधर से नादिर शाह का अटैक होगा। फिर यहाँ पे मुगल्स से बैठे हुए अवध में, मुगल्स है तो ऐसा थोड़ा ना बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, अभी पढ़े हमने उधर, तो मुगल से बैठे हुए। फिर निज़ाम जो है वो भी मुगल्स का ही वफादार है, तो कहीं ऐसा दिक्कत ना हो जाए, इधर से भी ये लोग आर्मी लेके आ जाए, इधर से भी आर्मी लेके आ जाए, फिर इधर से नादिर शाह का अटैक हो ही रहा है, तो दिक्कत ना हो जाए, इसलिए जितना है उतना ही मैं खुश रहूँ, ठीक है। तो ये लोग कभी थॉर्न को ये लोग अक्वायर नहीं किए, थॉर्न पे बैठे नहीं, लेकिन हाँ ये लोग जीत लिया था, इनके पास ऑप्शन था कि ये थॉर्न पे बैठ जाए। फिर इनके बेटे आएंगे बालाजी बाजीराव, और इनकी डेथ हो जाती है बाजीराव वन की 1740 में इनकी डेथ हो जाती है। अब उनके बाद आते हैं बाजीराव वन के बाद आएंगे उनके बेटे बालाजी बाजीराव, जिनको कि नाना साहेब कहा जाता है, और ये रहेंगे 1740 से लेके 1761 तक। और इनके टाइम पे होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में हो रही है, 1761 में। और किनके टाइम पे? बालाजी बाजीराव के टाइम पे नाना साहेब, जिनको नाना साहेब कहा जाता है। ये बैटल ऑफ पानीपत, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, वो होगी मराठास और अफगान्स के बीच, ठीक है। मराठास और अफगान के बीच, मराठास में ये सदाशिवराव और विश्वासराव, अफगान्स में अहमद शाह अब्दाली कौन है? देखो अहमद शाह अब्दाली जो ये ऑलरेडी 5 बार ये अटैक कर चुका है इंडिया को, 5 बार दिल्ली को अटैक कर चुका है, ठीक है। और इसने नादिर शाह को मार के फिर ये अभी अटैक किया 5 बार। और क्यों हुआ ये बैटल ऑफ पानीपत, तो हम ये देखते हैं। देखो तो ऐसे था कि जब अहमद शाह अब्दाली ने ऐसा अटैक किया, और फिर ये यहाँ पे अपने यहाँ पे जो मुल्तान, जो कि लाहौर में, जो पाकिस्तान में मुल्तान एरिया, जो कि लाहौर पाकिस्तान, वहाँ पे अपने बेटे को बैठा के चला गया, ठीक है। अब यहाँ से मराठास गए, बोले बेटा क्या कर रहे हो इधर, चलो निकलो, पहली फुर्सत में निकल क्योंकि उनको पता था अगर यहाँ पे ये रहेगा, ये अब अहमद शाह अब्दाली का जो अगर बेटा यहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली वेली पे ऐसा रेड कर सकता है, फिर से ऐसा अटैक कर सकता है। और इनको कोई दिक्कत नहीं थी वैसे मराठास को कि दिल्ली पर अटैक कर रहे, हाँ इनको कोई दिक्कत नहीं थी वैसे कि तुम ऐसे दिल्ली पे अटैक कर रहे हो। इनको प्रॉब्लम ये थी कि दिल्ली पे अटैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको दिक्कत क्यों हो रही थी, मराठास को क्यों दिक्कत हो रही थी कि तुम दिल्ली पे अटैक करोगे, क्योंकि यहाँ पे मुगल्स अभी भी अभी हमने पढ़ा है मुगल्स हैं पे, यहाँ पे है, मतलब ठीक है कोई पावरफुल नहीं लेकिन है तो। और मराठास ने भी जो सुजनाइटी है वो एक्सेप्ट करके रखी थी। और अगर ये दिल्ली पे अटैक करेगा, अहमद शाह अब्दाली का जो सन है, जो बेटा है अहमद शाह अब्दाली, जो दिल्ली पे अटैक करेगा और मुगल्स को अगर हरा देगा, तो इसमें नुकसान मराठास का ही है, क्योंकि जहाँ जहाँ से इनको ऐसे जो देशमुखी और चौथ जो कलेक्ट करने का, ये सब वसूली करने का जो टेरिटरी मिल चुका है, वो इनके हाथ से चली जाएगी। तो ये भी नहीं चाहते थे कि मुगल्स ऐसे दिल्ली पे ऐसे अटैक करके मुगल्स पूरा हट जाए, ठीक है। तो ये मराठा जब जाएंगे इसको, बेटा हटो इधर से, क्या कर रहे हो इधर, फिर ये हटता नहीं है, फिर जाके इसको ऐसा मार देते हैं, इसके बेटे को ऐसा मार देंगे। अब पता चलेगा अहमद शाह अब्दाली को, अब अहमद शाह अब्दाली को पता चलेगा तो अब जवाब तो देगा ही भाई कि तुमने ऐसा अटैक क्यों किया मेरे एरिया पे। अब जवाब में होगा ये बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो होता क्यों यूँ है, तो कुंजपुरा नाम की एक यहाँ पे जगह है। अहमद शाह अब्दाली जितना भी कुछ लूटता था, जितना भी कुछ लूट पाट के जो भी लाता था, वो यहीं पे ला के रखता था कुंजपुरा में। तो इसको कह सकते हो कि एक बेस था इन लोग का। और मराठास का यहाँ पे दिल्ली में बेस था। वैसे दिल्ली में मुगल ही हैं, लेकिन मराठास ने भी अपना एक बेस बना के रखा था, क्योंकि उनको पता दिल्ली में मुगल जो उतने पावरफुल है नहीं कुछ खास, तो अब मराठास ने भी अपना एक बेस बना के दिल्ली में रखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से मराठास जाएंगे यहाँ से दिल्ली क्यों जाएंगे, क्योंकि इनको पता था कि यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे दिल्ली में शरण उनको उसको दिया जा रहा है अहमद शाह अब्दाली को। तो ये लोग जाएंगे मराठास दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली को टपकाने, ठीक है।
और इनके साथ जाते हैं पिलग्रिमेज, मराठास अपने साथ पिलग्रिमेज करके जाते हैं कि जब जा ही रहे तो इनको भी दर्शन करवा दिए जाएंगे। ये लोग जा रहे थे पिलग्रिमेज, जा रहे थे ऐसे इंद्रप्रस्थ कुरुक्षेत्र के ऐसे पावन धरती को ऐसे दर्शन करने जा रहे थे, तो ये लोग भी जा रहे थे पिलग्रिमेज, इनके साथ जाते हैं मराठास के साथ। जब ये मराठास दिल्ली पहुंचे तो यहाँ पे जो अहमद शाह अब्दाली था, जो शरण में यहाँ लिया हुआ था, वो यहाँ से मेरठ निकल गया। मेरठ उसको मेरठ यहाँ से निकल गया, ठीक है। और जैसे ही वो, अरे मेरठ स्पेलिंग का ही नहीं सही हो रहा, मेरठ यहाँ से निकल गया, ओके। जैसे ही इधर से ये मेरठ निकला और ये तब तक यहाँ पे दिल्ली पहुँचे, उसी वक्त यहाँ पे जो यमुना रिवर है यहाँ पे फ्लडिंग हो गई, भयंकर यहाँ पे फ्लडिंग हो गई। अब यहाँ पे फ्लडिंग हो गई है तो अब ये अहमद शाह अब्दाली इधर से इधर आ नहीं सकता है। अहमद शाह अब्दाली यहाँ से फ्लडिंग हो गई तो इधर से इधर आ नहीं सकता है, और मराठास इधर से इधर अब जा नहीं सकते हैं, है ना। तो अब मराठास क्या सोचेंगे, चलो फ्लडिंग हो गई, तब तक क्या करता है, तब तक यहाँ कुंजपुरा वाला जगह है वहाँ चल जाते हैं। यहाँ पे इसने अपने सब सामान रखा हुआ है, जहाँ पे लूटपाट करेंगे, फिर वापस आएंगे तो फिर देखेंगे अहमद शाह अब्दाली को, ठीक है। अब ये मराठास इधर से इधर चले गए, इधर निकल के कुंजपुरा वाले एरिया में। तब तक ये जो फ्लडिंग थी वो रिसीड हो जाती है, वो कम हो जाती है, वो और इधर से फिर अहमद शाह अब्दाली अब आएगा। फिर ये मराठास ऊपर पहुँचे, कुंजपुरा वाला पूरा एरिया को ऐसे लूटपाट किया। फिर जब ये वापस आ रहे थे मराठा जब ये लूटपुट करके कुंजपुरा को लूटपाट करके जब वापस आ रहे थे, और इधर से अहमद शाह अब्दाली तो बढ़ ही रहा था, जब रिसीड हुआ यमुना रिवर का जो फ्लडिंग रिसीड हुआ, अहमद शाह अब्दाली इधर से जा ही रहा था, उसको पता था कि भाई ऊपर गया है मराठास, तो इधर से जा ही रहा था और इधर से वो आ ही रहे थे। और जाके फिर ये लोग यहाँ पे पानीपत वाले एरिया में लोग की मिलन होती है, ठीक है, मिलन। और फिर अब यहाँ मिलन हो गए, दोनों एक दूसरे के लिए ही जा रहे थे, मराठास भी अहमद शाह अब्दाली के लिए जा रहे थे, अहमद शाह अब्दाली भी मराठास के लिए जा रहे थे। अब दोनों के बीच में होगी टशन, एकदम भयंकर वाली, पानीपत वाले एरिया में। फिर वही होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और इसमें ये डिजास्ट्रस बैटल इसको कहा जाता है, वर्ल्ड का ऐसे बहुत डिजास्टर और वेरी हाई स्केल पे यहाँ पे डेथ होती है। अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख इसे बताया जाता है, लेकिन इसे कहा जाता है 2-3 लाख बताया जाता है कि 2-3 लाख डेथ हुई थी यहाँ पे। और ऐसे सिर्फ ये बैटल वाला डेथ नहीं होता है, पिलग्रिमेज भी तो गए थे, भी साथ में भी तो बताया पिलग्रिमेज भी गए थे। अब वो लोग तो बेचारे निहत्थे थे, उन लोग तो कुछ लेके गए नहीं थे अपने साथ को तलवार वगैरह, वो लोग तो फोकट में ही मारे गए। तो वो सब मिला के बहुत भयंकर यहाँ पे डेथ हुई थी, बहुत लार्ज लेवल पे यहाँ पे डेथ हुई थी। और फिर और यहाँ से एक वजह और भी है, यहाँ से मराठास का जो बेस था, यहाँ से जो खाना वाना आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली बैठा हुआ है, यहाँ पे मराठास बैठे हुए हैं, तो यहाँ से खाना आएगा मराठास का, खाना पीना जो भी रिसोर्सेज आएंगे तो अहमद शाह अब्दाली आगे पास होने देगा नहीं, तो लोग ऐसे ही स्टार्विंग भूख के मरे ही, आगे आधे लोग तो ऐसे ही मर गए, ठीक है। फिर लास्ट में ये लोग को जब बहुत ऐसा बैटल होता है, कोई ऐसा कुछ सच है नहीं कि कोई जीतता है, हाँ ये तो पता ही नहीं कि मराठास की तरफ से गया कौन था। देखो मराठास की तरफ से ये खुद नहीं गए थे, बालाजी बाजीराव खुद नहीं गए थे, ये उस वक्त ये अपने बेटे को भेजे थे, इनके 2 इधर बेटे थे, और भी बेटे हैं, लेकिन अपने 2 बेटे को भेजे थे, एक सदाशिव राव, एक विश्वास राव। बोले कि जाओ बेटा अभी हम यहीं रहेंगे, इनको शादी करनी थी, तो अभी हम शादी कर रहे हैं, तुम लोग जाओ बैटल ऐसे देख के जाओ, हरा भरा के आओ अपने अहमद शाह अब्दाली को। तो ये अपने बेटे को भेजे थे, खुद नहीं गए थे, खुद यहाँ बैठ के शादी कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बैटल में दोनों बेटे मारे गए, इधर दोनों बेटे मारे गए। और ऐसा नहीं कह सकते हो कि अहमद शाह अब्दाली जीत गया, इनके बेटे को मार दिया, तो क्योंकि दोनों लेवल पे ही बहुत ज़्यादा डेथ हुआ था, और दोनों की हालत एकदम पंक्चर हो गई थी, ठीक है। फिर जब यहाँ से नाना साहब को, जब बालाजी बाजीराव को पता चलेगी कि मेरे बेटे को मार दिया गया, अब ये जाएंगे अपनी पूरी फोर्स लेके यहाँ जाते हैं। अब अहमद शाह अब्दाली को पता है कि हालत तो ख़राब हो चुकी है, अब इधर से फोर्स आएगा, हम लोग, मेरा जो फोर्स है, हम जो है इसको फेस कर नहीं पाएंगे, बेहतर ये है कि यहाँ से निकल लो और बच के निकल लो, क्योंकि अगली जो फोर्स आएगी उसको तो हम नहीं फेस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत भयंकर सब कुछ हो चुका है। तो ये लेटर वेटर यहाँ पे लिख देता है कि सॉरी ऐसा नाना साहब जी माफ़ कीजिएगा, हमने ऐसा इनिशिएट नहीं किया था, गलती आपके बेटे की, उन्होंने ही ऐसा बैटल इनिशिएट किया था, तो फिर हम लोगों ने ऐसा बचाव में ऐसा किया, तो हम लोगों ने इनिशिएट नहीं किया था, ऐसे सॉरी वगैरह माफ़ीनामा जो भी लेटर है उसको लिख के अहमद शाह अब्दाली उससे निकल लिया। फिर जब ये दोनों की डेथ हो जाती है, सदाशिव राव विश्वास राव की डेथ हो जाती है, तो फिर अब बालाजी बाजीराव जो है वो भी डिप्रेशन में से चले जाते हैं, और फिर उनकी भी ऐसा डेथ हो जाती है, और इनके बस यही 2 बेटे नहीं है, और भी 2 बेटे हैं। तो अब अगला रूलर बनेगा कौन? अगला रूलर बनेगा, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से अब एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो रहा है, तो इस सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान से इसको देखना, ठीक है। तो वो खत्म हो गए, बालाजी बाजीराव खत्म, उनके 2 बेटे भी खत्म, इनके 2 बेटे और हैं जिनका नाम है माधव राव और एक नारायण राव, एक माधव राव और एक नारायण राव, इनके दोनों बेटे अब
पहले कौन बनेंगे रूलर, पहले मतलब ऐसा अगला रूलर कौन बनेंगे, माधव राव, माधव राव। और इनकी भी ऐसे डेथ हो जाएगी, इनको टीबी की वजह से इनको डेथ हो जाती है। फिर अगला रूलर बनते हैं, देखो जब इनकी डेथ होती है माधव राव की, जब ये डेथ नहीं, जब ये बनते हैं अगला अगला जब रूलर ये बनते हैं, तो उसी टाइम पे एक रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, रघुनाथ राव, अभी नीचे इनका नाम आएगा, रघुनाथ राव, जो कि भाई होते हैं बालाजी बाजीराव के ऊपर, जो अभी थे उनके भाई हैं बालाजी बाजीराव। तो माधव राव जब ये अगला रूलर बनते हैं तो रघुनाथ राव बोलता है कि भाई बच्चे को क्यों रूलर बना रहे हो, मेरे को बनाओ, मेरे को क्यों नहीं बना रहे हो, और ये करता है रिवोल्ट, मेरे को अगला रूलर बनने का है। तो माधव राव इसको क्या करते हैं, इसको जेल में डलवा देते हैं, जेल में इनको डलवा दिया। फिर जब माधव राव की डेथ हो जाती है, इनको टीवी की वजह से जब इनकी डेथ हो जाती है, तो अगला रूलर को बनेंगे जो कि इन्हीं के भाई हैं, नारायण राव, जो कि 2 बेटे थे उनके ना, तो ये दोनों भाई होंगे। नारायण राव अगले रूलर बनते हैं। नारायण राव क्या करते हैं, इनको जेल से निकलवा देते हैं, रघुनाथ राव को जेल से निकलवा देते हैं। अब रघुनाथ राव को जेल से निकलवाते, रघुनाथ राव आता है, नारायण राव को मार देता है, क्योंकि अब इसको अभी तक भूत चढ़ा हुआ है कि हमको अगला पेशवा हमको बनने का है। ठीक है, नारायण राव को मार दिया। अब ये खुद बन गया पेशवा रघुनाथ राव। तो उस वक्त एक काउंसिल हुआ करती थी, 12 भाई काउंसिल, 12 भाई काउंसिल, जिसके हेड हुआ करते थे नाना फडणवीस, और जिसमें जो मेंबर्स होते थे उसको बोलते थे महादजी स्किंदिया। ठीक है, तो इतना हर चीज़ याद नहीं रखना, नाना फडणवीस बस याद। तो फिर ये देखते हैं कि रघुनाथ राव जो वो तो ऐसे मार के आया है, नारायण राव को भी मार दिया है, और माधव राव के साथ भी इनकी ऐसे थी कि इनको जेल में इनको डाला माधव राव ने। फिर ये वापस जब नारायण राव को मार दिया, तो नाना फडणवीस को लगा कि ये सही है नहीं, ये कैंडिडेट सही है नहीं बनने लायक अगला पेशवा, इसको हटाया जाए। और फिर रघुनाथ राव को हटा के जो नाना फडणवीस है वो माधव राव को अगला रूलर बना देते हैं। माधव राव कौन है, नारायण राव के बेटे हैं, जो कि अभी 40 दिन के ही थे। इनको सवाई माधव राव भी कहा था। सवाई माधव राव क्यों कहते हैं, सवा किलो के थे उस वक्त, इसीलिए इनको सवाई माधव राव कहा जाता है। और 40 दिन के ही थे, इनको अगला रूलर बना दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, 40 दिन का बच्चा तो कुछ करेगा नहीं, तो ये बस थ्रोन पे ये बैठे हैं माधव राव 2, और सब कुछ जो गवर्न है सब कुछ देख कौन रहा है, नाना फडणवीस देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, ये रघुनाथ राव अब भागेगा किसके पास, अब भागेगा ब्रिटिशर्स के पास, क्योंकि उसको अभी तक मची एकदम चुल मची कि हमको बनना है अगला पेशवा, क्योंकि सबको बना रहा, माधव राव को बना दिया भाई, नारायण राव को बना दिया, 40 साल के बच्चे को बना दिया, बुढ़े को कब बनाएगा अगला पेशवा। तो ये भागता है ब्रिटिशर्स के पास। तो जब ब्रिटिशर्स के पास भागेगा, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार ये सब है, जब ये ब्रिटिशर्स के पास भागता है तो बोलता है कि भाई हमको ब्रिटिशर्स हमको हेल्प करो। और उस वक्त ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसीज होती है, एक बंगाल, एक बॉम्बे, एक मद्रास। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। रघुनाथ राव जाता है, ये बॉम्बे वाले प्रेसिडेंसी में जाता है, मद्रास ये बॉम्बे वाले प्रेसिडेंसी में जाता है। रघुनाथ राव जाके बोलता है कि ब्रिटिशर्स हेल्प करो यार, हमको अगला पेशवा बना दो, बदले में हम तुमको क्या करेंगे, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करता है रघुनाथ राव, जाके बोलता है कि हम मेरे को हेल्प करो, मेरे को अगला पेशवा बना दो, बदले में हम तुम्हें सल्सेट और बसैन हम तुम्हें दे देंगे, सल्सेट और बसैन हम तुम्हें दे देंगे बदले में। ठीक है, सल्सेट और बसैन दे देंगे। अब ब्रिटिशर्स बोलते हैं ठीक है, जाओ बेटा, फोर्स लेके जाओ, मेरा सारा फोर्स लेके जाओ, जाओ पेशवा को हराओ, बनो अगला पेशवा, अगला रूलर तुम बनो। जाता है रघुनाथ राव, पूरा अपना ब्रिटिशर्स के जो फोर्स है उसको लेके जाता है। रघुनाथ राव ऐसा फोर्स लेके जाएगा, फिर नाना फडणवीस उसको हरा देता है बुरी तरीके से, एकदम रघुनाथ राव हार जाएगा। फिर नाना फडणवीस जाएंगे ब्रिटिशर्स के पास कि चलो आओ बेटा, तुमने हेल्प किया रघुनाथ राव की, चलो बेटा आओ ट्रीटी साइन करो। ट्रीटी साइन होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में जो सल्सेट और बसैन जो रघुनाथ राव ब्रिटिशर्स को देता है वो वापस किया जाता है वापस। और फिर इसमें ट्रीटी ऑफ पुरंदर में कहेगा ब्रिटिशर्स की ठीक है, अब हम आप में ऐसा वॉर वगैरह में इंटरफेयर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। इस ट्रीटी में ट्रीटी साइन किया था 1776 में, ट्रीटी साइन किया था नाना फडणवीस और ब्रिटिशर्स के बीच में। ब्रिटिशर्स इसमें हार जाएंगे, ऑब्वियसली बात ब्रिटिशर्स हार गए, मतलब रघुनाथ राव हार गया। रघुनाथ राव ब्रिटिशर्स का ही फोर्स ले गया था, नाना फडणवीस इसमें जीत जाता है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी हमने पहले भी पढ़ा 1665 में। वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ था जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में। ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो रहा है नाना फडणवीस और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, तो ये है ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होता है 1776 में। फिर अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद जो नाना फडणवीस है, अब ये लोग देखते हैं नाना फडणवीस की ये कर कैसे दिया, ब्रिटिशर्स आ कैसे गया, मतलब इसने हेल्प कर कैसे दिया रघुनाथ राव की, इसकी हिम्मत कैसे हो गई। तो फिर नाना फडणवीस जाएंगे किसके पास, फ्रांसीसियो के पास, कि ये लोग ब्रिटिशर्स की हिम्मत हो कैसे गई कि हमारे ये मराठास के खिलाफ आने की, रघुनाथ राव की हेल्प करने की।
तो जब ये ब्रिटिशर्स को पता चलेगा कि ये फ्रांसीसियों के पास गए, फ्रांसीसियों से हेल्प ले रहे हैं, तो इनको भी नकारा होगी। वैसी बात है कि फ्रांसीसियों को इन्होंने बैटल करके ऐसा हराया, फिर फ्रांसीसी ऐसे अगर दोनों की मिली भगत हो जाएगी मराठा फ्रांसीसियों की, अगर ये फ्रांसीसी इसमें इमर्ज हो गया, फिर से वो पावरफुल हो गया, तो ब्रिटिशर्स के लिए ये सही नहीं रहेगा। तो ब्रिटिशर्स गए, अपना पूरा फोर्स लेके गए, ठीक है। फिर से बैटल होते नाना फडणवीस और ब्रिटिशर्स के बीच में, पूरा फोर्स लेके गया, नाना फडणवीस और ब्रिटिशर्स के बीच में होगी, और नाना फडणवीस फिर से ब्रिटिशर्स को ऐसे कूट कूट के एकदम हरा दिए। फिर साइन होती है ट्रीटी ऑफ वाडगांव। आओ बेटा दोबारा हारे हो, ट्रीटी साइन करो। 1779 में दोबारा ट्रीटी साइन की, ठीक है। अब जब ट्रीटी इसमें साइन किया गया तो देखो अभी पता है 3 प्रेसिडेंसीज थी, एक बंगाल में, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में। तो ये बॉम्बे वाला जो था प्रेसिडेंसी, उसने ये सब ट्रीटी साइन किया, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वादेगांव, उसने साइन किया है। ये जो बंगाल में जो बैठा हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स, इसको प्रॉब्लम हो गई कि हम नहीं मानेंगे, जो ट्रीटी ऑफ वाडेगांव साइन किया हम नहीं मानेंगे इसको, जो ऐसा बॉम्बे वाला साइन कर दिया। अब इसको काहे दिक्कत हो रहा था भाई, तो देखो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे गवर्नर जनरल जो ऑफ बंगाल जो था, अब उसका पोस्ट बन गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था। मतलब ये अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है वो इंडिया का गवर्नर जनरल है, मतलब वो हेड है। ये जो प्रेसिडेंसी, इसमें जो गवर्नर जनरल है, ये जो प्रेसिडेंसी है मद्रास में, इसमें जो गवर्नर जनरल है, ये दोनों इसके अंडर आएंगे। तो अब ये हेड है तो ऑब्वियस बात है हेड वाले को दिक्कत होगी ना भाई, कि तुम ऐसे ट्रीटी साइन कर रहे हो, तुम मेरे नीचे हो, ऐसा ट्रीटी साइन कर रहे हो, पूछ भी नहीं रहा है मेरे से कुछ, दिक्कत होगी। ये आता है कि रुको भी, नाना फडणवीस ये भी रुकिए, हम आ रहे हैं अभी, हम बात करेंगे, सब बच्चों से आप क्या बात कर रहे हो। तो फिर ये आते हैं, ऊपर से पूरा वॉरेन हेस्टिंग्स अपना पूरा फोर्स वगैरह लेके आएगा। फिर ये होगी ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है 1782 में, लास्टली ये ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होगी 1782 में। और फिर यहाँ से ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है इसका द एंड हो जाएगा। ये ट्रीटी ऑफ सालबाई द एंड करेगा ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो गई सेकंड एंग्लो मराठा वार, अब चलेगा। तो अब इसके पीछे देखते हैं पूरी स्टोरी कि ये सेकंड एंग्लो मराठा वार कैसे होता है। तो अब नाना फडणवीस की डेथ हो चुकी है, ठीक है। अब नाना फडणवीस की डेथ हो चुकी है, वो डेथ होती है 1780 में इनकी डेथ होती है। अब नाना फडणवीस के बाद कौन अगला रूलर बनेगा, वो बनता है बाजीराव टू बनता है। बाजीराव टू जो किसका बेटा है, रघुनाथ राव का बेटा है। रघुनाथ राव तो पता ही है, शरण ले लिया था ब्रिटिशर्स का, तो अब उसका बेटा बनेगा बाजीराव टू। अब इसके टाइम पे क्या होता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स से ऊपर से आया था, वो अब पहले बताया कि ये लोग अलग अलग कॉन्फेडरेसीज में बढ़ जाते हैं। अब ये ब्रिटिशर्स का काम ही है फूट डालने का, तो ये लोग अब आएगा उधर से वॉरेन हेस्टिंग्स सब फूट डालेगा स्किंडिया को, ऐसा स्किंडिया को बोल देगा कि देखो तुम न्यूट्रल रहना, हम जा रहे हैं इधर पेशवास के पास, यहाँ पे पेशवा वाले एरिया में, पूना वाले एरिया में, तुमको न्यूट्रल रहना है, जैसे मतलब फूट डालता है, ओके। फिर जब बाजीराव टू जब रूलर बनते हैं तो उसी टाइम पे ये होलकर वाला एरिया है, जो होलकर वाले हैं ये लोग पावरफुल हो जाते हैं। यहाँ पे रूलर होते हैं जसवंत राव होलकर, वो होते हैं यहाँ पे रूलर मीन्स वहाँ पे हेड होते हैं वो जसवंत राव होलकर, ठीक है। तो ये वाला पावरफुल होता है। अब ये क्या करता है जसवंत राव होलकर, ये सबको ऐसे हराता है, यहाँ से इनको स्किंदिया को भी हराता है और यहाँ से पेशवास को भी हराता है। होलकर पेशवा को भी हरा दे रहा है, सोचो सबसे ये डोमिनेंस में वही है, सबसे मेन यहीं पे। अब पेशवा को हरा के यहाँ से बाजीराव टू को हटा देता है और यहाँ पे अपना आदमी बिठाता है जो कि विनायक राव, पूरा याद नहीं रखना है, बस नाम सुनो, विनायक राव को यहाँ पे बिठा देता है, ठीक है। अब बाजीराव टू अपने बाजीराव क्या लिख रही हूँ मैं, बाजीराव टू जो है अपने पप्पा के नक्शे कदम पे चलेगा, ठीक है। उसका पप्पा ने क्या किया था, जाके ब्रिटिशर्स से हेल्प लिया। अब बाजीराव टू भी जाएगा ब्रिटिशर्स के पास कि देखो भाई हमको अगला पेशवा हमको बनाओ, ये विनायक राव को हटाओ, हमको पेशवा बना दो, हम तुमको बदले में सब ऐसा जो ऐसा दे देंगे। तो फिर वही अब ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि जाओ बेटा फोर्स लेके जाओ मेरा, जाओ हराओ। जाता है फोर्स, फिर जाके विनायक राव को हटाते हैं और बाजीराव टू अगला रूलर बनता है, वहाँ पे अगला रूलर बन जाता है, ठीक है, बाजीराव टू। अब बाजीराव टू को भाई अगला रूलर ऐसे तो बन नहीं जाएगा, वो पूरा ब्रिटिशर्स का फोर्स लेके वो यूज़ किया है, पूरा ब्रिटिशर्स को वो ब्रिटिशर्स का हेल्प किया। तो ब्रिटिशर्स का क्या है, ब्रिटिशर्स का क्या है, स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि वो सब्सिडरी अलायंस साइन करवाता है। हमने मैसूर में भी देखा था कि जो वोडेयार डायनेस्टी का जो फिर से रूलर जो फिर
वोडियन डायनेस्टी को बैठाता है तो उसको क्या करवाता है, उसको उससे सब्सिडरी अलायंस साइन करवाता है। तो ये इसको ब्रिटिशर्स अब इससे भी सब्सिडरी अलायंस साइन करवाते हैं, बेटा हम तुमको बनाए हैं अगला पेशवा, सब्सिडरी अलायंस साइन करो, हमारे अंडर रहो। तो फिर 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसाइन साइन किया जाता है और फिर 1803 में सब्सिडरी अलायंस साइन करवाता है, किससे, बाजीराव टू से, कि बेटा अब हमारे अंडर रहो तुम। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है कि वही कि जितनी भी आर्मीज हैं अपनी आर्मीज हटाओ, हमारी आर्मीज रखो, हम बदले में तुमको प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हें कहीं बाहर से कोई भी तुम ट्रीटी नहीं साइन कर सकते हो, बाहर से तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, हमसे हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी होगी। ये था ट्रीटी ऑफ ये था सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, साइन हो गया है 1803 में। और इसमें मराठा जो होते हैं लॉस्ट द सेकंड एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार जो होता है मराठा जिसमें लॉस्ट कर जाता है, ऑब्वियस सी बात है सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिए तो अब हार ही गए वो। अब जो और भी जो कॉन्फेडरेसीज जो होती हैं मराठास की, उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि तुमने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया है पूना वाले ने, तो ये लोग अब क्या करेंगे, जो और भी कॉन्फेडरेसी जो जैसे होलकर, स्किंदिया, ये सब जो क्या करेंगे, भोसले, ये सब जो क्या करेंगे, ये सब अपना एक यूनिटी बनाएंगे, एक कि चलो अब हम मिल के ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला करते हैं, ब्रिटिशर्स को हराते हैं। ये सब जाएंगे अपना एक यूनिटी बनाएंगे, अपना यूनिटी करेंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे, फिर ये सब जाएंगे ब्रिटिशर्स के पास अटैक करने और ब्रिटिशर्स इस सब को हरा देता है और फिर सबसे अलग अलग ट्रीटी साइन कराता है कि आओ बेटा होलकर ट्रीटी साइन करो, ट्रीटी ऑफ राजघाट, और भोसले से भी साइन करवाता है ट्रीटी ऑफ देवगांव, ठीक है। अब अलग अलग सबसे ट्रीटी साइन करवा लिया। फिर यहाँ से सेकेंड एंग्लो मराठा वार खत्म। अब हो गई स्टार्ट थर्ड एंग्लो मराठा वार, जो कि 1817 से लेके 1818 तक है। इसको पिंडारी वॉर्स भी कहते हैं। देखो अब सबसे ट्रीटी साइन करवा लिया है, सब अब ब्रिटिशर्स के अंदर हो गया। अब जो भी इनकी इसको पिंडारी वॉर, पिंडारी इशू इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब इनके पास जो ये लोग क्या करते थे, ये लोग लूटते थे। मराठास का क्या काम था, ये लोग को लूटना काम था, ये लोग प्लंडरिंग ये लोग करते थे। अब इनको ये सब खत्म हो चुकी है, लोग अब लूट पाट कर नहीं पा रहे हैं कहीं पे, तो अब इनको दिक्कत होने लगी। अब गुजारा कैसे होगा, लूट तो कर नहीं रहे, इनका कहीं काम ही था। तो अब ये सब मिल के फिर से उठेंगे, जैसे बाजीराव टू जो है वो उठे, मल्हार होलकर वाले उठेंगे, स्किंदिया वाले उठेंगे, सब लोग अपना फिर से एक ग्रुप बनाएंगे कि चलो सब मिल के अब एक बार ब्रिटिशर्स पे हमला करते हैं और ये सब ब्रिटिशर्स को हराते हैं। फिर ये सब मिल के अपना एक उठेंगे, ब्रिटिशर्स पे हमला करेंगे और फिर से ये हार जाते हैं, ठीक है। और फिर से ब्रिटिशर्स बोलता है कि चलो बेटा तुम बार बार हार रहे हो, फिर से ट्रीटी साइन करो। ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन किया था होलकर के साथ, जो कि 1818 में साइन किया था। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन किया था स्किंदिया के साथ। फिर बाजीराव टू जो है उसको बोलता है बेटा तुम उसको कैप्चर करता हो, बेटा तुमको उसको बितूर भेज देता है बाजीराव टू को, कुछ चाहो तो पेंशन पे भेजता है, मतलब तुमको पेंशन वेंशन देते रहेंगे तो पेंशन पे भेजता है ब्रिटिशर्स। कैप्चर करके तुमको बितूर भेजता है, बितूर से कर लो बहुत दूर, बितूर से कर लो कि बहुत दूर भेज देता है। फिर यहाँ से अब इनको भेज दिया, अब सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ से 1818 से पेशवा सिप को अबॉलिश कर देता है ब्रिटिशर्स, यहाँ से पेशवा सिप खत्म, अब कोई आगे पेशवा नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से कहानी भी खत्म, मराठा भी खत्म। ये है पूरी स्टोरी मराठा की। तो अभी हम देख लेते हैं, अभी हमारा ये एक ही काम है अंतिम में, ट्रिक्स। बिना ट्रिक का तो काम नहीं चलता है, तो चलो ट्रिक देखते हैं। यहाँ तक मैं आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना। तो शिवाजी में तो हाँ भाई देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट वो बताते हैं, इनका थोड़ा डेट याद रखना। शिवाजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बॉर्न ये सब तो याद ही रखोगे, फादर मदर याद रखो, रिलीजियस टीचर, प्राइमरी एजुकेशन बता दिया, किल्ड अफसर का ये सब चीज़ें याद रखना। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ अभी बता दिया, 9 ये तो करवा दिया। सरिस्ता का याद थोड़ा रख सकते हो लेकिन ठीक है। पुरंदर, हाँ ये वाला प्लंडर किया था सूरत को 1664 में, इसको थोड़ा ध्यान रखना। सूरत ये कुछ ऐसा है ना कि जो देख के ही लग रहा है, सूरत में मेरे को देख के ही लगे था कि 4 ऐसा लास्ट में 4 डिजिट, देखो डिजिट्स लास्ट का थोड़ा ध्यान रखना। सब नंबर याद नहीं कर सकते हो लास्ट का डिजिट, लेकिन याद वो ज़्यादा आसान याद करने में। अगर किसी को पूरा नंबर याद करने में आसानी होती है तो आप करें, ठीक है। राजा जयसिंह, हाँ इस चीज़ को याद रखना कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके बीच थी, तो जयसिंह और शिवाजी के बीच में थी। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। हाँ डेट्स याद रखना, पुरंदर 1665। इसको कैसे याद कर सकते हो, P से 5 होता है ना, तो 5 P से 5 मेरे को ऐसे हुआ था, 5 से मैंने ऐसा P से 5 ऐसा वाला कर दिया था, देखते ही वही क्लिक ही किया था माइंड में। फिर ये सब चीज़ें ठीक है। 1674 में कोरोनेशन हो रहा है ऑब्वियसली। ये देखो कैसे रिलेट करोगे,
ऐसे कर लो कि इसके टाइम ड्यूरेशन से ले सकते हो, टाइम ड्यूरेशन से 1674 में कोरोनेशन 4 ऐसे रख सकते हो। फिर रेवेन्यू चौथ तो बता ही दिया, चौथ का मतलब ही होता है 25%, 1/4। फाउंडेड फर्स्ट में भी, हाँ एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन आया था कि पूना जो है उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट उसको कहा जाता है। पूना को क्या कहा जाता है? जो पुणे है उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अरे ऑक्सफोर्ड, चलो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और ये जो पूना है वो कल्चरल और पावर सेंटर था। अभी पूरा स्टोरी में आपको क्या लगा कि पूना जो था वो सेंटर था, वो स्टार्टिंग में तो रायगढ़ था, लेकिन जब फिर बाद में स्टार्टिंग में कैपिटल रायगढ़ था शिवाजी के टाइम पे, फिर बाद में पूना ऐसा कैपिटल बन जाता है, फिर वो पावरफुल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में था कि जो पुणे है वो कल्चरल एंड पावर सेंटर हो जाता है मराठास या पेशवा का कल्चरल एंड पावर सेंटर पूना। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको लिख लेना। ओके, तो 1680 में ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, डेथ वेथ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ टाइम ड्यूरेशन ऊपर करोगे ना पूरा, तो वहाँ से तो वही जगह 16। अब आते हैं इनके बेटे सांबा जी, ये सब चीज़ें तो पता ही होंगी। 1689 में, 1681 में, हाँ इसको कैसे कर सकते हो? अकबर 2 से 181 ले लेना, 2 1, फिर 89, ये डेथ भी याद रखना है कब मारा था, 1689 में। फिर ताराबाई, ये सब देखो, ये सब उतना याद नहीं रखना है कि इनका ड्यूरेशन का नहीं, इतना नहीं रखना है। ओके, सिर्फ नाम याद रखना, राजा राम, ताराबाई, फिर साहू जी, ऐसे नाम याद रखना। फिर बैटल ऑफ खेरा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ इसमें अब सबका नाम याद रखना, बालाजी विश्वनाथ का नाम याद रखना, इनका थोड़ा ड्यूरेशन याद रखना। बालाजी विश्वनाथ, सारा पेशवास का नाम याद नहीं रखने की जरूरत है। ये सब बाजीराव 1 ये ग्रेटेस्ट है, तो इनको तो ऑब्वियस सी बात याद रखो कि भाई। बैटल ऑफ पालखेड़ा कैसे करते हो? खेड़ा से मेरे को 28 खेड़ा, कैसे इसको याद करोगे? 28 खेड़ा, 28 खेड़ा, एक ही टाइप का साउंड करा, 28 खेड़ा, तो ऐसे कर सकते हो। फिर ये सब चीज़ें याद रखना कि नागपुर में कौन था? भोसले। इंदौर में कौन था? होलकर। तो इसको कैसे करोगे? भोसले। भोसले, BN करना, HI कैसे? ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। होलकर में ऐसा होल करो, ऐसा कहीं पे ऐसा होल बनाओ, उसमें इन करो, ऐसा होलकर में इन हो जाएगा। फिर स्किंदिया में गवालियर, दिया ऐसा कुछ, गवालिया, दिया, गवालिया ऐसा कुछ। गायकवाड़ में कर सकते हो, गायकवाड़ में बड़ोड़ा था ना, गायकवाड़, बड़ोड़ा। गायक सिंगर, गायक वार्ड, ऐसा बड़ोड़ा, ऐसा सेम साउंड करना, गायकवाड़, बड़ोड़ा। फिर भोसले, नागपुर, एक अचानक बोल, लास्ट बच गया। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। बाकी 3 तो मैंने करा दिए। फिर बालाजी बाजीराव, इनका नाम याद रखना। नाना साहब, इनका नाम याद रखना। नाना साहब कहा जाता है बैटल ऑफ पानीपत, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। सदाशिवराव विश्वासराव उतना जरूरी नहीं याद रखना, बस इतना याद रख सकते हो कि किन के टाइम पे हुआ था? बालाजी बाजीराव के टाइम पे हुआ था, ऐसे चीज़ याद रखना। फिर इतनी स्टोरी पूरा याद करने की जरूरत है नहीं, कुंजपुड़ा, फिर ये सब याद करने की जरूरत है नहीं। बैटल ऑफ पानीपत 1761, बस इतना ही। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा इतना याद रखना कि बैटल ऑफ पानीपत के टाइम पे कौन मुगल रूलर था, तो ये सब तो देख लेना। फिर एंग्लो मराठा वार, टाइम ड्यूरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है भाई। कैसे याद करेंगे? इसके लिए मेरे पास ट्रिक नहीं है। ठीक है, 17, इसको एक जगह लिख लेना, 1775, 82, फिर ऐसे करके। ये सब याद रखने की जरूरत है नहीं। माधवराव, नारायण राव याद नहीं रखना, सवाई माधवराव, ये सब उतना ध्यान है नहीं, मतलब देखो पढ़ते रहना है, वो पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, लेकिन याद रखने की जरूरत है नहीं। रघुनाथ राव याद रख लेना, और ये सब ट्रीटीज तो याद रखना ही है। ट्रीटीज कैसे याद करोगे? पुरंदर, वाडेगांव, सालबाग, PWS जो होता है ना, कोचिंग जो है ना, PWS, उससे याद कर सकते हो, PWS। ठीक है, उसे याद कर लेना। सेकेंड एंग्लो मराठा वार का ड्यूरेशन 1803 से 1805। ट्रीटी ऑफ बसैन, ये सब याद रखना होगा। 20 से बाजीराव, 20 से बसैन के टाइम पे। 1802 में, अब B2 नंबर पे आता है, तो 2 ऐसे कर लेना। फिर ट्रीटी ऑफ राजघाट, ये सब उतना जरूरी है नहीं, ये सब उतना जरूरी नहीं, रख सकते हो, थोड़ा ध्यान रख लेना, उतना जरूरी है नहीं।
थर्ड वाले को बोलते हैं पिंडारी वॉर, इस चीज़ को ध्यान रखना। 1817 से 1818 लास्ट है। और बाजीराव 2 ये सब याद रखना। कहाँ इनको भेज दिया था? बितूर, बहुत दूर इनको भेज दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर ये सब उतना है नहीं इंपॉर्टेंट। 1818 में पेशवा से खत्म, लास्ट तो बता ही दिया। और कुछ तो बस इतना ही है। इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है, हमको पता है इसमें ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा कुछ फैक्ट्स याद रखना है। तो ये इतना में सब कुछ आई थिंक क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और फिर तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, कोई और भी अच्छा आपके पास ट्रिक आएगा, कुछ ऐसा ट्रिक रहेगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स बताना, मैं उसको पिन कर दूँगी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।